हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 11वां मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। और जो इस टेस्ट का टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्य काल की वीडियो डली चुकी है। बाद बाकी उससे पहले की भी जितने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक हैं सारी ही वीडियोस डल चुकी हैं। और उन वीडियोस का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए और एक सीक्वेंस से चलिए ताकि आपको तथ्यों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रुद्र दामन अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो जो रुद्र दामन अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यह अभिलेख कहाँ पर स्थित था? तो यह अभिलेख जूनागढ़ में स्थित था। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी बार इसको ऐसे भी लिखा मिलता है कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और इसमें एक चीज़ का पता और चलता है। इसमें जो रुद्र दामन था उससे पता इस अभिलेख से पता चलता है कि रुद्र दामन ने सातकर्णी को हराया था। ठीक है, अब आपको बाद में पता चलेगा कि कौन सातकर्णी था और कौन रुद्र दामन था। हाल फिलहाल अभी इस अभिलेख की बात हो रही है तो ये संस्कृत भाषा में था और जूनागढ़ से मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो किस अभिलेख में हुआ है? ये हुआ है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, वो ये कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका नाम चंद्रगुप्त इसी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से किस शासक द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग में एक नहर खुदवाए जाने का जो उल्लेख मिलता है तो वो मिलता है किसने? कि महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये जानने लायक है कि नहरों की जानकारी देने वाला खारवेल का ये हाथी गुम्फा अभिलेख प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि कौन प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है जो नहरों के बारे में भी जानकारी देता है, तो वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, और इसी अभिलेख से पता चलता है कि जो महापद्मानंद था उसने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। ठीक है, या फिर खुदवाए जाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कि राजा खारवेल ने निम्नलिखित में से किसको पराजित किया था। तो राजा खारवेल ने तीनों को ही, चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों को ही उसने हराया था। और ऐसी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है इसी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, और यह जो अभिलेख था वो भुवनेश्वर के उदयगिरी से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? जो आपका उड़ीसा में भुवनेश्वर है, ठीक है, वहाँ एक जगह है उदयगिरी, वहाँ से ये हाथी गुम्फा अभिलेख मिला था। अगला क्वेश्चन है बेसनगर अभिलेख किस धर्म से संबंधित है। तो जो बेसनगर अभिलेख है वो है भागवत धर्म से संबंधित। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो बेसनगर अभिलेख है वो किसको समर्पित है। तो वो वासुदेव को समर्पित है। ठीक है, किसको है? वासुदेव, इनको विष्णु भी कहते थे। ठीक है, वासुदेव या विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि बेसनगर अभिलेख भागवत धर्म से संबंधित है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किसको समर्पित है तो वासुदेव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेसनगर अभिलेख को किस यूनानी राजदूत ने उत्कीर्ण करवाया था। तो बेसनगर अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था हेलियोडोरस ने। ठीक है, और आपको याद रखना होगा कि जो बेसनगर अभिलेख है वो एक गरुड़ स्तंभ पर, ठीक है, उत्कीर्ण है। ठीक है, तो किसने करवाया था? हेलियोडोरस ने। और ये एक गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है।
तो ये मिलती है मालविकाग्नि मित्रम से, ठीक है। और ये मालविकाग्नि मित्रम जो है वो एक कालिदास द्वारा रचित नाटक है, ठीक है, जिससे कि शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि किसके राज पुरोहित थे? तो जो पतंजलि थे वो थे पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि पतंजलि ने किसकी रचना की है? पतंजलि ने रचना की है महाभाष्य की। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो पतंजलि का ये महाभाष्य है, इसमें इस ग्रंथ में, मतलब इसको ग्रंथ कहेंगे महाभाष्य को, तो इसमें यवनों के आक्रमण की चर्चा भी मिलती है, ठीक है। तो जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है और महाभाष्य में यवनों के आक्रमण की चर्चा मिलती है, ठीक है। सारी ही चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके मन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था? तो ये वायु पुराण से भी पता चलता है और मत्स्य पुराण से भी चलता है पता, तो उपर्युक्त दोनों ही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का शत्रु बताया गया है? तो ये बताया गया है दिव्यावदान ग्रंथ में, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? तो ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, हर्ष चरित्र की जो रचना की थी वो की थी बाण भट्ट ने, ठीक है। और ये भी एक जानने लायक यहाँ पर बात है कि जो हर्ष चरित्र है उसमें ये भी पता चलता है कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था, ठीक है। और इसी को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसमें पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है? तो ये कहा गया है हर्ष चरित्र में, ठीक है। और इसको किसने लिखा था? मैंने आपको पहले ही बता दिया किसने लिखा था, बाण भट्ट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में पहली बार सिक्कों पर राजवंश एवं शासकों के नाम लिखने की प्रथा का विकास हुआ? तो ये हुआ था मौर्योत्तर काल में, ठीक है। इसी काल में जो सिक्के थे उन पर राजवंश और उनके शासकों का नाम अंकित किया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? तो सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो किए थे यूनानी हिंद यमन शासकों ने, ठीक है। और अगर बात की जाए तो सोने को, एक क्वेश्चन आपसे अच्छा ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि किसने सोने के सिक्के को नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाया था? तो ये करवाया था एक कुषाण शासक था, उसका नाम आप याद कर लीजिए, बिम्बकडफिसेस, ठीक है। ये कुषाण शासक था जिसने नियमित रूप से जो सोने के सिक्के थे उनको प्रचलित करवाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस कुषाण शासक ने तांबे के सिक्कों को प्रचलित करवाया था? तो ये करवाया था कुजुल कैडफिसेस ने, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो भारत का उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था इसमें सर्वाधिक जो तांबे के सिक्के थे वो भी किसके द्वारा जारी किए गए थे? वो किए गए थे कुषाण शासकों द्वारा, ठीक है। तो कुषाण शासक, मतलब किस कुषाण शासक ने, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तांबे के सिक्कों को प्रचलित करवाया था, तो वो था कुजुल कैडफिसेस। और उत्तर भारत और भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को प्रचलित करवाने का भी श्रेय किसे जाता है? कुषाण शासकों को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कनिष्क ने अपने सिक्कों पर किसका अंकन करवाया था? तो कनिष्क ने अपने सिक्कों पर गौतम बुद्ध का अंकन करवाया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हिंद यवन शासक स्ट्रेटो टू या फिर द्वितीय बोले इनको, ने किसके सिक्के जारी किए थे? तो इन्होंने सिक्के जारी किए थे शीशे के, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो मौर्योत्तर काल में चांदी के सिक्के को कहा जाता था शतमान, ठीक है। और जो सोने का सिक्का होता था उसे बोलते थे निष्क या फिर बोलते थे स्वर्ण, ठीक है। और तांबे के सिक्के को बोलते थे ये काकनी। तो चांदी के सिक्के को शतमान, तांबे के सिक्के को काकनी, और जो सोने का सिक्का होता था उसे निष्क या फिर स्वर्ण। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके की थी? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था ये किस धर्म से संबंधित था? तो ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो ये जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से, ठीक है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान शुंग काल में राजनीति व संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ये था विदिशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो शुंग वंश का अंतिम शासक था वो था देवभूति, और देवभूति का जो मंत्री था उसका नाम था वसुदेव। तो वसुदेव ने क्या किया था कि उसने देवभूति की हत्या करके और यहाँ पर कण्व वंश की स्थापना की थी, ठीक है, इसकी कण्व वंश। अगला क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय दिया जाता है किसको? पुष्यमित्र शुंग को। और आपने ये भी सुना होगा कि पुष्यमित्र शुंग था वो बौद्ध विरोधी था, लेकिन फिर भी जो भरहुत स्तूप है उसे बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था? तो ये हुआ था कब? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, किस काल में संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था? तो ये हुआ था आपका शुंग काल में, ठीक है। और इसके जो संस्कृत भाषा के उत्थान में जो महत्वपूर्ण जो रोल प्ले किया था वो किया था महर्षि पतंजलि ने, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और है कि शुंग जो पुष्यमित्र शुंग था उसने ब्राह्मण धर्म यानी कि हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था या फिर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने पहले ही बता दिया, कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था, और इसने ही क्या किया था कि जो शुंग वंश था उसका जो अंतिम सम्राट था देवभूति की हत्या की थी और फिर कण्व वंश की स्थापना की थी। और जो वसुदेव था वो भी ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था। तो ये भी आप याद कर लीजिए, ये किस धर्म का मानने वाला था? तो ये था ब्राह्मण धर्म का मानने वाला। अगला क्वेश्चन है, कौन कण्व वंश का अंतिम शासक था? तो ये था सुशर्मन, ठीक है। और इसने क्या किया था, जो सुशर्मन था इसकी हत्या की थी सिमुक ने, ठीक है। तो सिमुक ने सुशर्मन की हत्या करके क्या किया था? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक सातवाहन शासक कहाँ के थे? तो आरंभिक सातवाहन शासक थे महाराष्ट्र के, क्योंकि सातवाहनों के जो प्राचीनतम सिक्के और बाद बाकी जो जानकारियाँ या फिर अभिलेख वगैरह हैं वो महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुए हैं, इसीलिए जो आरंभिक सातवाहन शासक थे वो महाराष्ट्र से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजधानी थी? तो जो सातवाहन शासकों की राजधानी थी वो थी अमरावती, ठीक है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये जो अमरावती थी वो सातवाहनों की
आरंभिक राजधानी थी। और अगर आपसे कभी विकल्प में ये भी दे दिया जाए प्रतिष्ठान, ठीक है, या फिर पैठान, तो उत्तर ये होगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहनों की आरंभिक राजधानी क्या थी, तो अमरावती। अगला क्वेश्चन है, किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, ये सातवाहन वंश का महान शासक था। और एक चीज़ और इसके बारे में जानने लायक है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक शक शासक था, उसका नाम था नहपान, इसको हराया था, ठीक है। तो यहाँ से 3 बातें आपको पता चली कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता था, गौतमीपुत्र सातकर्णी को, और ये सातवाहन वंश का महानतम शासक था और इसने शक शासक नहपान को हराया था। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये होती है नासिक अभिलेख से। और यहाँ पर नासिक अभिलेख के बारे में एक जानने लायक बात यह है कि नासिक अभिलेख को कहते हैं एकमात्र ब्राह्मण, ठीक है, या फिर इसे कहा गया है अद्वितीय ब्राह्मण, ठीक है। तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है नासिक अभिलेख से। और नासिक अभिलेख को दो मतलब उपाधियां दी गई हैं, या कुछ भी कहा जाए तो ये कहा गया है एकमात्र ब्राह्मण या फिर अद्वितीय ब्राह्मण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची किस में मिलती है? तो जो आंध्र सातवाहन शासकों की जो सबसे लंबी सूची है वो मिलती है मत्स्य पुराण में। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में जो सातवाहन थे उनका राज्य सर्वाधिक प्रभावशील राज्य था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको ये फैक्ट बता दिया। अगला क्वेश्चन है, चेदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो चेदी वंश था उसकी स्थापना की थी महामेघवाहन ने, ठीक है। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महामेघवाहन ने चेदी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था खारवेल ने। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चेदी वंश का महानतम शासक था वो था खारवेल, और इसने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, खारवेल किस धर्म का संरक्षक था? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब आपने जैन धर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग। तो खारवेल जैन धर्म का समर्थक था, संरक्षक था और उसको मानने वाला था। और खारवेल के संदर्भ में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो इसके हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला हिंद यवन शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला हिंद यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है। और जो सबसे महान हिंद यवन शासक था वो था मिलिंद, ठीक है। कौन था? मिलिंद। इसको बोलते हैं, इसको मिनांडर भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, कोई भी नाम आपको एग्ज़ाम हॉल में मिल सकता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बौद्ध भिक्षु था नागसेन, जिसके प्रभाव में आकर मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और एक चीज़ और है, मिलिंद ने एक ग्रंथ लिखा है मिलिंद पानहु। इसमें मिलिंद एवं नागसेन के मध्य वार्तालाप को संकलित किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ में मिलिंद एवं नागसेन के मध्य वार्तालाप को संकलित किया गया है? तो वो किया गया है किसमें, मैं लिख देता हूँ, मिलिंद, ठीक है, पानहु। इस ग्रंथ में मिलिंद और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ था उसका संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर धर्म चक्र का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है मिनांडर के सिक्कों पर, मिनांडर यानी कि मिलिंद। और एक बात मिलिंद के बारे में और जानने लायक है
कि मिलिंद वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे मैंने मौर्य में भी पढ़ाते हुए कहा था कि सोने की मुद्रा का कुछ नाम मैंने आपको बताया था, वहाँ पे निष्क कहा जाता था उस टाइम पे, या सुवर्ण कहा जाता था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो मुद्रा थी, वो प्रॉपर सिक्के नहीं थे। जो प्रॉपर सिक्के चलवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मिलिंद को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा भारत में ज्योतिष कला का विकास किया गया था। तो ये किया गया था ईरानियों द्वारा, सॉरी यूनानियों द्वारा, विकल्प बी सही उत्तर होगा। और एक और कला का विकास हुआ था भारत में यूनानियों के संपर्क में आने से, वो था भारतीय रंगमंच में जो यवनिका प्रथा थी, यानी कि जो पर्दा वाली प्रथा थी, उसको शुभारंभ किया था किसमें, भारतीय रंगमंच की कला में। अगला क्वेश्चन है शक मूलतः कहाँ के निवास करने वाले थे। तो शक जो थे वो सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों में निवास करने वाले थे। अगला क्वेश्चन है शकों की मालवा शाखा में सबसे प्रमुख शासक कौन था। तो वो था रुद्र दामन। अभी तक आप सुनते चले आए, अब आपको पता भी चल गया होगा कि जो रुद्र दामन था वो शकों की मालवा शाखा का सबसे प्रमुख शासक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था वो करवाया था किसने, रुद्र दामन ने। और ये सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित है, गुजरात में गिरनार क्षेत्र में स्थित है। और इसका निर्माण आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके राज्यपाल, क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिए, पुष्यमित्र करके शायद कुछ नाम था, उसने ही इसको निर्मित कराया था। अगला क्वेश्चन है किस शक शासक ने सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित की थी। तो ये की थी एजिलिसेज ने। ठीक है, किसने, एजिलिसेज ने। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो शक शासक थे वो अपने आप को एक उपाधि देते थे, तो वो उपाधि थी क्षत्रप। ठीक है, ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो शक शासक थे वो अपने आप को किस उपाधि से, क्या बोलते हैं, अलंकृत करते थे। तो वो थे क्षत्रप। अगला क्वेश्चन है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला कुषाण शासक कौन था। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला जो कुषाण शासक था वो था कुजुल कडफिसेस। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी बिम कडफिसेस ने। ठीक है, तो भारत पर जो आक्रमण किया था वो तो किया था कुजुल कडफिसेस ने, और जो कुषाण वंश की स्थापना की थी वो की थी बिम कडफिसेस ने। और अगर कुषाणों के मूल स्थान की बात की जाए, ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये चीनी तुर्किस्तान, यानी कि जो चीन और तुर्किस्तान की सीमा थी वहाँ पर इनका मूल निवास था। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि जो कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि है वो है 78 ईस्वी। ठीक है, और कुषाण वंश का कनिष्क सबसे प्रतापी या फिर महानतम शासक था और इसका राज्यरोहण 78 ईस्वी में हुआ था और यहीं से कनिष्क द्वारा शक संवत को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कनिष्क को क्या कहा जाता था। तो कनिष्क को कहा जाता था द्वितीय अशोक। अगला क्वेश्चन है शक संवत तथा विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है। तो शक और विक्रम संवत में अंतर है 135 सालों का। शक संवत है 1800 ईस्वी का, ठीक है, और विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व का। तो यहाँ पर आप 57 और 78 को जब ऐड करेंगे तो 135 आएगा और यही अंतर हो जाएगा। आप लोग समझे गए होंगे, ईसा पूर्व में उल्टा चलेगा, 70 जैसे 57 है 56, ठीक है, तो ऐसे करके 1 तक आएगा तो 57 और 78 ऐसे करके 135 सालों का अंतर आएगा शक संवत और विक्रम संवत में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। तो कनिष्क आपको पता होगा कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था
और ये बौद्ध की जो शाखा थी महायान, ठीक है, ये उसका अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मथुरा कला एवं गांधार कला का जन्म हुआ था? तो मथुरा और गांधार कला का जन्म हुआ था कनिष्क के काल में। अच्छा, कनिष्क से संबंधित एक बात आपसे और पूछी जा सकती है, वो ये कि जो कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, ठीक है, क्या थी? पुरुषपुर। और पुरुषपुर ये जो है वो वर्तमान में कहाँ पर है? वो है पेशावर, जो पाकिस्तान का पेशावर है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने चीन एवं रोम के मध्य सिल्क रूट की तीनों शाखाओं पर नियंत्रण किया हुआ था? तो ये कनिष्क ही था जिसने चीन एवं रोम के जो मध्य सिल्क रूट था उसकी तीनों शाखाओं पर नियंत्रण किया हुआ था। और जो सिल्क रूट का प्रारंभ है वो भी कनिष्क ने करवाया था, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में वासुमित्र भी रहते थे, नागार्जुन भी रहते थे और चरक भी रहते थे, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पर जानने वाली है, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो कनिष्क के दरबार में दो विद्वान और रहते थे, वो थे अश्वघोष, ठीक है, ये एक बौद्ध विद्वान थे, आपने पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में, और एक थे पार्श्व, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो चरक थे वो किसके राज चिकित्सक थे? तो वो कनिष्क के ही राज चिकित्सक थे, ठीक है। कौन? ये जो चरक थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि है? तो ये है 81 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रवतक अभिलेख किस लिपि में है? तो जो रवतक अभिलेख है वो यूनानी लिपि में है, और इससे कुछ जानकारी मिलती है, कुछ स्थानों की जानकारी मिलती है। तो वो स्थान कौन कौन से हैं? वो स्थान है साकेत, कौसंबी, पाटलिपुत्र और चंपा। इन सब का उल्लेख इस रवतक अभिलेख में किया गया है जिसकी लिपि यूनानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? तो ये चीनी जर्नल था पान चाउ, जिसने कि कनिष्क को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क काल में कौन सा स्थान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था क्या? बामियान। और ये बामियान कहाँ पर स्थित था? अफगानिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों की राजभाषा थी? तो जो कुषाणों की राजभाषा थी वो थी संस्कृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा का आरंभ कुषाण काल में हुआ था? तो जो बाल विवाह प्रथा थी उसका आरंभ कुषाण काल में किया गया था, ठीक है। इसको हटाते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन किसके यहाँ स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्यरत थे? यानी कि जब तक उनका राज्य स्थापित नहीं हुआ था उससे पहले सातवाहन जो थे वो मौर्यों के यहाँ स्थानीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, फिर अधिक मात्रा में है या फिर अधिक मात्रा में प्राप्त होता है? तो ये मथुरा संग्रहालय है जहाँ पर कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह बहुत अधिक मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या फिर गांव देने की प्रथा का आरंभ किया था? ठीक है, तो ये किया था सातवाहनों ने। इन्होंने ही ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि एवं गांव देने की प्रथा का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी वो बनाई गई थी मौर्य काल में। यहाँ पर कुछ गलत दे रखा है। हाँ, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो बनाई गई थी कुषाण काल में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार
सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो ये लाया गया था यूनानियों द्वारा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मौर्योत्तर काल से संबंधित थे। तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए, और जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उनको आप अगर नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा है। बाद बाकी यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये नंबर दे ही रखा है 6387071919, और आप सीधा intellecto.in की वेबसाइट पर जाकर भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।